नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो बात करते हैं बिहार की राजनीति की। यहां पर कल हमने देखा किस तरह से बिहार में 8वीं बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली। तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। विस्तार से कुछ ही पलों में। तो बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है। चाचा भतीजे की सरकार बनी है। और आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के यहां पर पांव छुए। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर 9 अगस्त को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था और बुधवार को वो आरजेडी की मदद से एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो पीएम पद के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन जो 2014 में आए हैं वो क्या 2024 के बाद रह पाएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री बनने वाले तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने आज वो कर दिखाया जो देश को करना है। हम लोगों ने सदन से लेकर सड़क तक बेरोजगारी की बात उठाई, बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ी। वहीं मुख्यमंत्री जी के निर्णय से हमें ये मौका मिला है कि जनता और नौजवानों के दुख को दूर कर सके। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि रोजगार को लेकर हमारी मुख्यमंत्री से बात हुई है। 1 महीने के अंदर बिहार में लोगों को बम्पर नौकरियां मिलेंगी। ऐसा होगा जो अब तक किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। आपको बता दें, जब बिहार में चुनाव हो रहे थे उस दौरान, प्रचार के दौरान, यहाँ पर तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से युवाओं के लिए नौकरियों की बात कही गई थी। उस संदर्भ में अब तेजस्वी यादव ने ये बात कही है। तो ये आप कल की तस्वीरें देख रहे हैं राजभवन की। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कल शपथ ली। सर, 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समय। भाजपा के लोगों ने आज कहा कि सरकार बिहार की नहीं चलेगी और मुख्यमंत्री जी ने जो पलट में जो वार किया है, वो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 में ही सरकार गिर जाएगी, दोबारा आने वाले लोग नहीं हैं। जो नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया, इसमें सच्चाई है, जनता देख रही है और ये होकर के रहेगा। और वहीं बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने के नीतीश के फैसले से बीजेपी बहुत खफा है, नाराज है। बुधवार को दिन भर पटना में बीजेपी में दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन की तस्वीरें आती रही। बीजेपी नेताओं ने लगातार नीतीश पर हमले किए। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे, दरअसल कमान तेजस्वी यादव के हाथ में होगी और नीतीश फिर तेजस्वी यादव को धोखा देंगे। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह बीजेपी के एजेंट बनकर जेडीयू में आए थे। बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन भी नहीं किया। ललन सिंह ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी के नेताओं को फोन गया कि वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन ना करें। ये भी कहा गया कि किसी तरह से 3 से 4 दिन बस रुक जाओ। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आयकर, सीबीआई और ईडी से नहीं डरते हैं। कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोह में तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाएं? चीफ मिनिस्टर तो तेजस्वी यादव है। नीतीश जी तो केवल जिसको ट्यूटुलर हेड कहते हैं वो दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे। उनकी संख्या 80 है, आपकी संख्या 45-46 है।
और लालू यादव के काम करने का तरीका क्या है सब लोग जानते हैं। तो दिखावे के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार और असली मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। प्रयास था क्या? विधायकों को कोई तोड़ नहीं पाएगा। प्रयास तो राष्ट्रीय जनता दल पर कल कर रहे थे। आपका तो कुछ संबंध सब जगह है, मुझे पता लगा लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को फोन कर रहे थे कि भाई रुक जाओ, इसी तरह 3-4 दिन रुक जाओ। लेकिन ये सरकार लोग उधर करते हैं, इधर कोई उनका एजेंडे नहीं बचा। एक एजेंट था जिसको नीतीश कुमार को पहचान लिए और विदा कर दिए, बेटिकट कर दिए। अब तो बेटिकट कर दिए तो अब कहाँ उनका कोई एजेंट यहाँ बचा है जिससे प्रयास कर। जैसे ही 2020 का विधानसभा का चुनाव आया, आपने षड्यंत्र किया, साजिश की और हमारे पार्टी के एक नेता को, जिसको मुख्यमंत्री जी ने खुद से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ के उस पर विश्वास करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, उस आदमी को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनसे बात कर लीजिएगा और उसको मिला लिए हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कांग्रेस ने जो 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया था बढ़ती हुई बेरोजगारी, जीएसटी के खिलाफ, और पीएम मोदी ने उस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि कैसे काला जादू फैलाने की कोशिश की गई। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कितना भी काला जादू कर लें, कितना भी अंधविश्वास कर लें, जनता का विश्वास अब दोबारा उन पर कभी नहीं बन पाएगा। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया था, जिसकी 5 तारीख की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने काले कपड़े पहने हुए हैं और विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा, हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। साथियों, कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति से अलग हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम करती रहेगी। और प्रधानमंत्री के जिस बयान को आपने सुना, उस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा। जनता के काले कपड़ों से गिला नहीं, आपकी रहबरी पर सवाल है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, जहां मेस में मिलने वाले खराब खाने के विरोध में एक सिपाही ने सड़क पर प्रदर्शन किया। सड़क पर हाथों में खाने की प्लेट और रोटी दाल चावल लेकर मनोज कुमार वर्दी में सड़क पर उतर आया और अपनी आप बीती उसने सुनाई। मनोज कुमार ने कहा कि मेस में पानी जैसी दाल मिलती है और शिकायत करने पर कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। मनोज कुमार शिकायत लेकर पहले वरिष्ठ अधिकारियों के पास गए, लेकिन उनकी बात नहीं सुने जाने पर वो सड़क पर आ गए और रोते रोते खाने की गुणवत्ता पर सवाल उन्होंने उठाए। आला अधिकारियों को जब इसकी खबर लगी तो पुलिस की जीप में जबरन यहां पर उनको ले जाया गया सिपाही को। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने क्या। आपने 21 अक्टूबर को देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम सभी राज्य उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी कर्मचारियों को पौष्टिक आहार के लिए भत्ता देते हैं। उन्होंने शायद 30% पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाया था। आप बताइए, आप यही पौष्टिक आहार मिल रहा है? आप लोग और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पुलिस सबसे अच्छा कार्य करे। जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहाँ से चल पाएंगे? आप ये तो देख लीजिए।
अरे तू चल चौकी बता, चल चौकी में बैठवा दे। गुरु मुझसे हम दूर नहीं आप चाहते हैं आप लोग हमसे क्या अच्छा कार्य करें, आप बताइए इसको कहा करके हम बढ़ेंगे, अभी अच्छा कार्य करेंगे। कोई सुनने वाला नहीं है, सब लोग दबाव बनाते हैं। इतना दुखी करके रखा से मैं एक टूक का रोटी अंदर नहीं जा पाया पेट में। तो सिपाही मनोज कुमार को आपने सुना किस तरह से रोते रोते वो खराब खाना जो मेस में मिलता है उसकी शिकायत कर रहा है, और जब वो शिकायत की गई तो आखिरकार उसको पुलिस की जीप में जबरन ले जाया गया। और यहाँ पर फिरोजाबाद पुलिस की तरफ से जो इस पूरे मामले पर ट्वीट आया है वो भी आपको बताते हैं। उसमें लिखा है कि मेस के खाने की गुणवत्ता संबंधित शिकायती ट्वीट प्रकरण में खाने की गुणवत्ता संबंधी जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त शिकायतकर्ता आरक्षी को आदतन अनुशासनहीनता, गैर हाजिरी व लापरवाही से संबंधित 15 दंड विगत वर्षों में दिए गए हैं। तो यहाँ एक तरह से सफाई फिरोजाबाद पुलिस की तरफ से आई है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि जो खराब खाने की शिकायत की गई है उसका क्या, उस जांच के नतीजे का सभी को इंतजार रहेगा। और अब बात करते हैं केंद्र सरकार की। इस साल जो एक अभियान केंद्र सरकार ने चलाया है, हर घर तिरंगा, उसकी बात करते हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान सरकार चला रही है, लेकिन क्या इस अभियान के लिए गरीबों से जबरन वसूली हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा में कुछ सरकारी राशन दुकान मालिकों पर गरीब लोगों को धमकाने का आरोप लगा है, और आरोप के मुताबिक गरीब लोगों से ये कहा गया है कि अगर 20 रुपए का झंडा नहीं लिया गया तो उन्हें मुफ्त सरकारी राशन नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं करनाल से और फरीदाबाद से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला और मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट। सरकार का हर घर तिरंगा अभियान विवादों में उलझ गया है। हरियाणा के करनाल में सरकारी राशन दुकान चलाने वाले ने वहां के राशन कार्ड धारकों को फरमान सुना दिया कि अगर सरकार से मिलने वाला मुफ्त राशन चाहिए तो 20 रुपए का झंडा लेना ही होगा। साहब जो ऊपर बैठे हमारे, क्या कहा उन्होंने कहा कि ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहे हैं उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भी आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए हमको। उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करें, उनको राशन नहीं दो। करनाल में कई गरीब परिवारों के तरह विधवा संतरों को भी मुफ्त राशन लेने के लिए जबरदस्ती 20 रुपए देकर झंडा खरीदना पड़ा। मैं राशन लेने गई थी जी, राशन तो दे देता हूँ ना, नहीं बोले भाई उसका झंडा लिया मिलेगा। मैं पीछे नहीं जी मेरे पास, फिर राशन पहला पैसे लिया फिर मिलेगा राशन। आधार कार्ड दरवा रहे थे मैं राशन कार्ड, फिर मैंने दूसरी से लिया 20 रुपये, फिर दिया झंडा। हरियाणा के करनाल जिले के हेमदा गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कल परसों ये घटना हुई कि गांव की कुछ महिलाएं जब पीडीएस डिपो पे या वहां दुकान पे जाती हैं राशन लेने के लिए, तो जो डिपो होल्डर हैं वो कहते हैं कि अगर आप झंडा नहीं खरीदेंगे तब तक आपको राशन नहीं मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस घटना का संज्ञान भी लिया और उस डिपो होल्डर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। यही हाल हरियाणा के फरीदाबाद में भी है। यहाँ रहने वाली बबीता के 4 बच्चे हैं और पति मजदूरी करता है। बबीता का कहना है कि वो आज जब राशन लेने गईं तो राशन डिपो वाले ने कहा कि राशन लेना है तो 20 रुपए का झंडा खरीदना होगा। मजबूरी में बबीता को झंडा खरीदना पड़ा। राशन दुकान वाले ने क्या बोला? राशन वाला ये बोला कि आप झंडा नहीं लोगे तो गेहूं नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने कहा दे दो भैया, मैं कहा 50 किलो गेहूं मारा जाएगा हमारा, तब लेना पड़ा हमें यहाँ पे। अच्छा, अब ऐसे तो हमारी मांग तो यही है कि सरकार की तरफ से ऐसी मिलना चाहिए कि सरकार भी चाहती है कि हमारे हिंदुस्तान में झंडा लहरे घर घर, पर हमारी मजबूरी है कि गेहूं के चक्कर में हमें लेना पड़ा। नहीं हम बाहर से कहीं भी 10-5 रुपए का लेके लगा देते। जब हमने राशन डिपो मालिक से पूछा तो उसने जबरदस्ती की बात से इनकार किया। तो 20 रुपए का तय सरकार ने आपको 20 रुपए का झंडा दिया है? हाँ जी 20 रुपए का झंडा दिया है। तो क्या ये भी कह रहे हैं कि अगर झंडा नहीं लेंगे तो राशन नहीं देंगे? ये भी नहीं जी। हाँ, ये तो नहीं बोलो। ये नहीं बोला? नहीं जी। अच्छा, ये बोल रहा है जिसका मन हो ले। हाँ जी, जो है जो लेगा अपनी मर्जी से, जो लेता ले ले। इस मामले पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट किया। वरुण ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव गरीबों पर ही बोझ बन जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राशन कार्ड धारकों को
तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है या उसके बदले उनके हिस्से का राशन काटा जा रहा है। हर भारतीय के हृदय में बसने वाले तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीनकर वसूलना शर्मनाक है। हम सब हर साल 15 अगस्त खुशी से मनाते हैं, गलियों में झंडे फहराते हैं, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, रिक्शों में, गरीब अपनी ठेलों में लगाते हैं झंडे। लेकिन अगर अच्छी बात होती कि ये झंडे मुफ्त में गरीबों को उपलब्ध कराए जाते हैं। सहयोगी सुशील राठी के साथ फरीदाबाद से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो गरीबों पर बोझ बढ़ाकर भला कैसा उत्सव। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पारंपरिक 21 तोपों की सलामी के दौरान पहली बार देश में ही विकसित आर्टिलरी गन ATAGS एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO ने मेक इन इंडिया के तहत इस सिस्टम को विकसित किया है। DRDO के मुताबिक ये आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश के लिए उपहार है। ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी की तोप है और 45 से 48 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। और अब खबर सीनियर सिटीजन्स के लिए। रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई थी, वो फिर से बहाल हो सकती है। संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि कम से कम स्लीपर और AC3 में 40 से 50% छूट बहाल की जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी मदन प्रसाद चौधरी 67 साल के हैं। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिला से स्लीपर क्लास से दिल्ली आए हैं। कहते हैं दिल्ली आना जाना महंगा पड़ता जा रहा है, कमाई का कोई जरिया नहीं है। अब वो चाहते हैं सरकार उनको मिल रही रियायत फिर बहाल करे। आज 67 वर्ष के हो गए, कोई हिफाजत नहीं है, कोई कुछ नहीं मिला। आज 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिला है, उसे कुछ होने जाने को है। कमाई मतलब खत्म हो गई है, कमाई खत्म हो गया है। रियायत मिलना चाहिए। कब? तो कोरोना के पहले ये इसका आधा खर्चा होता पहले था लेकिन अब सफा खत्म कर दिया। तो अब 50% अब फिर से शुरू करना चाहिए सरकार को, आप ये चाहते हैं? और करना चाहिए। 40% बहाल हो जाए तो हर तरह की वो चीजें ठीक हो, आपके लिए आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा, डेली आवागमन बना है। अब मदन चौधरी जैसे बुजुर्ग रेल यात्रियों को यात्री भाड़ा में रियायत देने की पहल तेज हो रही है। रेलवे पर संसद की स्थायी समिति ने 4 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है वरिष्ठ नागरिकों की कोविड पूर्व रियायत की समीक्षा की जाए और कम से कम स्लीपर क्लास और थर्ड AC में इसे बहाल करने पर तत्काल विचार हो, जिससे कमजोर और वास्तव में जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक रियायत की सुविधा का लाभ उठा सकें। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेलवे पर संसद की स्थायी समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना संकट के बाद अब रेलवे के ऑपरेशंस धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। रेलवे नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है और ऐसे में सीनियर सिटीजन्स को रेलवे फेयर कंसेशन की सुविधा देने पर रेल मंत्रालय को जल्दी फैसला करना चाहिए। भारतीय रेल कर्मचारियों की सबसे बड़ी फेडरेशन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन भी इस फैसले की राह देख रहा है। इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि रेल मंत्रालय काफ़ी गंभीरता से सीनियर सिटीजन्स की जो सुविधाएं हैं उनको कंसेशंस को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और आप निकट भविष्य में देखेंगे कि ये बहाल हो जाएगा। बहाल हो जाएगा, जी हाँ। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस प्रस्ताव पर रेलवे मंत्रालय में विचार चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो कंसेशन की सुविधा है उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि रेलवे मंत्रालय संसद की स्थायी समिति के रिकमेंडेशन पर कितनी जल्दी अंतिम फैसला करती है। दिल्ली से अश्विनी मेहरा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू के राजौरी से खबर, जहां आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और आतंकियों ने परगल में सेना के कैंप में घुसपैठ की यहां पर कोशिश की थी। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं, सेना के 5 जवान घायल हुए हैं। आपको बता दें कि दरहाल पुलिस स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है ये घटनास्थल, जहां पर ये घटना घटी है। एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, 5 जवान भी घायल हुए हैं। राजीव रंजन इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? देखिए, ये घटना सुबह तड़के की बताई जा रही है। जो 2 आतंकी थे, फिदायन आतंकी थे, आत्मघाती
दस्ता था और इन्होंने सेना के कैंप पर हमला करने की कोशिश की, घुसपैठ करने की कोशिश की और सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो है दोनों आतंकी जो है उनको ढेर कर दिया गया है, मार गिराया गया है और इस कार्रवाई में जो सेना के जो 5 जवान हैं घायल हो गए और इसमें से 3 जवान जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि वहां पर ऑपरेशन खत्म हो गया है। हालांकि एहतियात की वजह से पूरा आसपास के इलाकों में सेना और पुलिस के जवान जो है तलाशी ले रहे हैं। आपको ये बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो सेना जो है जो 5 आतंकियों को मार गिराई है। यहाँ 2 आतंकी आपको जम्मू एरिया में और 3 जो है आतंकी कश्मीर एरिया में। तो कह सकते हैं कि 15 अगस्त से पहले जो आतंकियों की जो एक बड़ी कोशिश थी उसको सेना ने नाकाम कर दिया है। यहाँ पर राजीव, आतंकियों की संख्या क्या 2 ही थी जिनको ढेर कर दिया गया है और जो ये घटना स्थल है दरहाल पुलिस स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर, तो काफी सुरक्षा यहाँ पर रही होगी जिस तरह से यहाँ पे नाकाम कर दिया आतंकियों के मंसूबे को। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये रजौरी और पुंछ का इलाका कहलाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल से एलओसी से बिल्कुल सटा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पीओके का एरिया कहलाता है और यहाँ पर जो जानकारी फिलहाल मिल पा रही है 2 ही आतंकी थी जिन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, सेना के कैंप पर हमला करने की कोशिश की और जो सेना के जो अलर्ट जवानों थे उनको जो है मार गिराया है, 2 आतंकियों को मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान सेना को जो 5 जवान थे जो घायल हुए हैं जिसमें से 3 जवान की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सेना ने अभी तक आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया है, उसके बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि जो है 15 अगस्त से पहले जो आतंकियों के नापाक मंसूबे थे उसको जो है सेना ने विफल कर दिया है। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर की, जहां बुधवार को दर्शन करने के लिए पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रमुख तेजस्वी सूर्या से मिलने के लिए आए कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिसका वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। मंदिर में ही तेजस्वी सूर्या से मिलने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहां पहुंच गए। इनमें से कुछ सूर्या के साथ मंदिर के गर्भगृह में चले गए, जो बाहर रह गए उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर नंदी हॉल में घुसने की कोशिश की। जब उनको रोका गया तो उन्होंने सुरक्षा गार्डों और पुलिस वालों के साथ अभद्रता की। यही नहीं, उन्होंने जबरन अंदर वहां पे वो घुस गए। ये सब तब हुआ जब 22 अगस्त तक गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी के आदेश जारी हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं उस वक्त हंगामे की तस्वीरें, जब जबरन जो है जो कार्यकर्ता तेजस्वी सूर्या से मिलने के लिए पहुंचे थे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब साइबर सिटी गुरुग्राम से खबर, जहां एक हाई प्रोफाइल क्लब में एक लड़के और उसकी दोस्त को बाउंसरों ने जमकर पीटा है। घटना 7 और 8 अगस्त की रात की बताई जा रही है। इस घटना के वीडियो में ये दिख रहा है कि बाउंसर एक लड़के को घसीट कर ले जा रहे हैं, फिर उसे वहां पर पीटते हैं बुरी तरीके से। ये पूरी घटना उद्योग विहार के कैसा डांजा क्लब के बाहर की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्लब में एंट्री होते ही एक बाउंसर ने लड़की के साथ छेड़खानी की थी, ये आरोप लग रहा है, और मना करने पर 10 बाउंसर्स और 2 मैनेजर वहां पर आ गए। पीटते पीटते उन्हें सड़क पर ले गए। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ दिन पहले राजस्थान के उदयपुर में जहां नफरत देखने को मिली, वहां अब भाईचारे की मिसाल देखने को मिल रही है। उदयपुर शहर ने नफरतों की इंतहा को देखा था और ये वही शहर है जहां नुपुर शर्मा के समर्थन का आरोप लगाकर एक दर्जी कन्हैया लाल को जान से मार दिया गया था। अब यहां पर उदयपुर में मुहर्रम के दौरान ये तस्वीर सामने आई, जहां एक आंखों को सुकून पहुंचता है ये देख के। हालांकि ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मुहर्रम का जब जुलूस यहां पर निकल रहा था
और ये जो जगह थी वो कन्हैया लाल की दुकान से कुछ ही मीटर की दूरी पे थी। मोचीवाड़ा की संकरी गलियों से ये जुलूस निकल रहा था। उसी दौरान 25 फीट ऊंचे ताजिए में अचानक से आग लग गई और ताजिया लेकर जो जा रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग उनको जो है इसकी भनक नहीं लगी थी, लेकिन जो आसपास छतों पर लोग थे उस जुलूस को देख रहे थे, हिंदू समुदाय के जो लोग थे वो उस खतरे को भांप गए थे। वक्त रहते हुए उन्होंने पानी डाला घरों की छतों से और आखिरकार उस आग को बुझा दिया गया। एक घटना जो एक बड़ी घटना में तब्दील हो सकती थी उसमें वक्त रहते हुए जो है टाल दिया गया। एक भाईचारे की मिसाल देखने को यहाँ मिली है। कल इस वक्त जब हमारे मुहर्रम निकल रहे थे उस वक्त अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से इन्होंने हमारे साथ मदद की। इनके बच्चों ने कटोरियों में पानी डाला। सबसे छोटे बच्चा है जिसने भी एक कटोरी में लाके और हमारे उसमें पानी डाला मुहर्रम पे। भाभी जी ने अपने न्यू ब्रांड साड़ी सोचा भी नहीं कि भाई 2-5 हज़ार की होगी और एक इंसानियत के खातिर इन्होंने अपनी साड़ी मुहर्रम पे रखी और इनके हस्बैंड ने बड़ी बाल्टियां भर के पानी डाला और उस हादसे को बचाया। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसानियत को बचाया। नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त खबर आ रही है जम्मू के राजौरी से, जहां पर आतंकियों के मंसूबे को सेना ने नाकाम कर दिया है। मुठभेड़ हुई है। आतंकियों ने परगल में सेना के कैंप में घुसपैठ की कोशिश की थी और इस मुठभेड़ में 2 आतंकी उनको ढेर कर दिया गया है। सेना के 5 जवान यहां पर घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना दरहाल पुलिस स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है जहां घटी है। राजीव रंजन इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजीव, इस एनकाउंटर से जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है? कितनी संख्या में आतंकी थे? 2 थे, उनको ढेर कर दिया है। क्या क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 2 फिदाइन आतंकी थे, आत्मघाती का दस्ता के थे आतंकी, और दोनों जो है सेना के जो कैंप है उसमें घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और जो सेना के जो अलर्ट जवान थे उनका हमला जो है उनको विफल कर दिया गया। दोनों आतंकियों को वहीं पर मार गिराया गया है। यह अलग बात है कि इस कार्रवाई में सेना के 5 जवान जो है घायल हो गए हैं, जिसमें से 3 की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है, नाजुक बताई जा रही है। सेना इस पूरे मामले को लेकर थोड़ी देर बाद जो आधिकारिक तौर पर बयान जारी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। 15 अगस्त से पहले जो आतंकियों की एक नापाक मंसूबे थे उनको कह सकते हैं कि एक सेना ने विफल कर दिया है। 3 आतंकियों को कश्मीर में मार गिराया है और 2 आतंकियों को राजौरी में मार गिराया गया है। एक जो आतंकी को कहा यह जा रहा था कि अब आतंकी खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में उनका सफाया हो रहा है, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए यानी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सेना ने जो आतंकी जो है इस तरह की नापाक हरकत इन्होंने किया और सेना ने इनको विफल कर दिया। जी, सेना ने वक्त रहते विफल कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है, उससे पहले अलर्ट मोड पर पूरी तरह से सेना थी। 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। हालांकि 5 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजीव रंजन हमारे वरिष्ठ सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पारंपरिक 21 तोपों की सलामी के दौरान पहली बार ऐसा होगा कि देश में ही जो विकसित की गई है आर्टिलरी गन ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का इस्तेमाल यहां इस बार किया जाएगा। DRDO ने मेक इन इंडिया के तहत इस गन सिस्टम को विकसित किया है। DRDO के मुताबिक ये आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश के लिए उपहार है। ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी की तोप है और 45 से 48 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में ये सक्षम है। और राजनीतिक गलियारों में क्या खबर है वो उसकी भी बात कर लेते हैं। बिहार में एक बार फिर से नीतीश और तेजस्वी की सरकार यहां पर बन गई है। नीतीश कुमार ने कल 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जो है दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं।
आपको ये भी बता दें कि इस दौरान शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार के पैर छुए तेजस्वी यादव ने, वो उन्हें चाचा भी कहते हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान 9 अगस्त को किया था, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बुधवार यानी कल आरजेडी की मदद से एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पर सीधी उनको चुनौती दे दी। उन्होंने ये कहा कि वो पीएम पद के इच्छुक नहीं है खुद, लेकिन जो 2014 में आए हैं वो क्या 2024 के बाद रह पाएंगे। सीधी चुनौती नीतीश कुमार की। वहीं उप मुख्यमंत्री बनने वाले तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने आज वो कर दिखाया जो देश को करना है। हम लोगों ने सदन से लेकर सड़क तक बेरोजगारों की आवाज उठाई और उनके लिए लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री जी के निर्णय से हमें मौका मिला है कि जनता और नौजवानों के दुख को दूर कर सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर हमारी मुख्यमंत्री से बात हुई है, 1 महीने के अंदर बिहार में लोगों को बम्पर नौकरियां मिलेंगी। ऐसा होगा जो अब तक किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। सर 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समय। दरअसल बहुत से राजनीतिक जानकार नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया वो उनकी राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वाकांक्षाओं से जोड़ रहे थे। बहरहाल जब कल शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद तेजस्वी यादव बीजेपी पर हमलावर दिखे। उन्होंने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन कैसे किया, आइए सुनते हैं। भाजपा के लोगों ने आज कहा कि सरकार बिहार की नहीं चलेगी और मुख्यमंत्री जी ने जो पलट में जो वार किया है वो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 में ही सरकार गिर जाएगी, दोबारा आने वाले लोग नहीं हैं। जो नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया इसमें सच्चाई है, जनता देख रही है और ये होकर के रहेगा। तो जिस तरह से सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ उससे बीजेपी जो है हैरान रह गई, परेशान हुई, नाराज हुई। ये गठबंधन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने तोड़ दिया, आरजेडी का दामन थाम लिया और नीतीश के इस फैसले से बीजेपी इतनी खफा थी कि बुधवार को दिन भर पटना में बीजेपी के दफ्तर में उसने धरना प्रदर्शन दिया। बीजेपी नेताओं ने लगातार नीतीश पर हमले किए। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश दिखावे के सीएम होंगे, कमान तेजस्वी के हाथ में ही होगी और नीतीश फिर तेजस्वी को भी धोखा देंगे। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह सामने आए। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह बीजेपी के एजेंट बनकर जेडीयू में आए थे। बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन भी नहीं किया। ललन सिंह ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी के नेताओं को फोन गया कि वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन ना करें और ये भी कहा गया कि किसी तरह से 3 से 4 दिन तक रुक जाएं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम आयकर, सीबीआई, ईडी इनसे डरते नहीं हैं। कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति? तो तेजस्वी यादव है, नीतीश जी तो केवल जिसको टिटुलर हेड कहते हैं वो दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे। उनकी संख्या 80 है, आपकी संख्या 45-46 है और लालू यादव के काम करने का तरीका क्या है सब लोग जानते हैं। तो दिखावे के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार और असली मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। प्रयास था क्या? विधायकों को कोई तोड़ नहीं पाएगा। प्रयास तो राष्ट्रीय जनता दल पर कल कर रहे थे। आपका तो कुछ संबंध सब जगह है, मनीष पता लगा लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को फोन कर रहे थे कि भाई रुक जाओ, इसी तरह 3-4 दिन रुक जाओ। लेकिन ये सरकार लोग उधर करते हैं, इधर कोई उनका एजेंट नहीं बचा। एक एजेंट था जिसको नीतीश कुमार की पहचान लिए और विदा कर दिए, बेटिकट कर दिए। आपको बेटिकट कर दिए तो अब कहाँ उनका कोई एजेंट यहाँ बचा है जिससे प्रयास करता है।
जैसे ही 2020 का विधानसभा का चुनाव आया, आपने षड्यंत्र किया, साजिश की और हमारे पार्टी के एक नेता को, जिसको मुख्यमंत्री जी ने खुद से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ के उस पर विश्वास करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, उस आदमी को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनसे बात कर लीजिएगा और उसको मिला लिए हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र में, साजिश में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री ने जो तंज कसा है कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर। 5 अगस्त को आपको याद होगा कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी के खिलाफ सड़क पे उतरे थे नेता, विरोध प्रदर्शन किया था। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने देखा कि कैसे काला जादू फैलाने की कोशिश की गई। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कितना भी काला जादू कर लें, कितना भी अंधविश्वास कर लें, जनता का विश्वास अब दोबारा उन पर कभी नहीं बन पाएगा। दरअसल कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया था 5 अगस्त को। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा, हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। साथियों, कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति से अलग हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम करती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि नेताओं ने पहली दफा जो है काले कपड़े या काली पट्टी लगाकर ये विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने जो तंज कसा, काले जादू से इसे जोड़ा, इस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया और ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा। जनता के काले कपड़ों से गिला नहीं, आपकी रहबरी पर सवाल है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मेस में मिलने वाले खराब खाने के विरोध में एक सिपाही ने सड़क पर प्रदर्शन किया और सड़क पर हाथों में खाने की प्लेट और रोटी दाल चावल लेकर मनोज कुमार वर्दी में सड़क पर उतर आए और अपनी आपबीती उन्होंने सुनाई। मनोज कुमार ने कहा कि मेस में पानी जैसी दाल मिलती है और शिकायत करने पर कोई अधिकारी सुनने को भी तैयार नहीं। इतना ही नहीं, मनोज कुमार शिकायत लेकर पहले वरिष्ठ अधिकारियों के पास गए थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाने पर वो सड़क पर उतर आए और रोते रोते खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। आला अधिकारियों को जब इसकी खबर लगी तो उल्टा उन्हें पुलिस की जीप में जबरन ले जाया गया। आपने 21 अक्टूबर को देखा होगा, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम सभी राज्य उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी कर्मचारियों को पोस्ट का आहार के लिए भत्ता देते हैं। उन्होंने शायद 30% पोस्ट का आहार भत्ता बढ़ाया था। आप बताइए, आप यही पोस्ट का आहार मिलना है? आप लोग और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पुलिस सबसे अच्छी कार्य करे, जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहाँ से चल पाएंगे? आप ये तो देख लीजिए। गुरु मुझसे हम लोग चाहते हैं आप लोग हमसे अच्छा कार्य करें। बताइए इसको कहा करके हम बढ़ेंगे, अभी अच्छा कार्य करेंगे। कोई सुनने वाला नहीं है, सब लोग दबाव बनाते हैं। इतना दुखी करके रखा से एक टूट का रोटी अंदर नहीं जा पाया पेट में। और इस पूरे मामले पर फिरोजाबाद पुलिस का ट्वीट आया है। लिखा है कि मेस के खाने की गुणवत्ता संबंधित शिकायती ट्वीट प्रकरण में खाने की गुणवत्ता संबंधी जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त शिकायतकर्ता आरक्षी को आदतन अनुशासनहीनता, गैर हाजिरी व लापरवाही से संबंधित 15 दंड विगत वर्षों में दिए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नोएडा की तरफ। वाराणसी में भी देखने को मिला कि एक अपार्टमेंट में एक बीजेपी नेता की दादागिरी सामने आई है। उनके द्वारा सोसाइटी की जमीन पर कब्जा कर अपना ऑफिस बनाने का मामला सामने आया। ये वरुणा एन्क्लेव है और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पर यह आरोप लग रहा है कि उनके खिलाफ वहां की महिलाओं ने आवाज उठाई, जिसकी जांच अब वाराणसी विकास प्राधिकरण के साथ साथ दूसरी एजेंसी भी कर रही है। वाराणसी के वरुणा एन्क्लेव में रहने वाली इन 5 महिलाओं ने अपनी ही सोसाइटी के एक शख्स के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उनका आरोप है कि इस शख्स ने अपने कारोबारी इस्तेमाल के लिए सोसाइटी की जमीन पर कब्जा कर लिया है और इस पर सवाल खड़े करने पर इन्हें धमकाता भी है। आरोप के घेरे में वाराणसी बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष हैं। ये अखंड सिंह नाम से हैं, जो कि खुद को भाजपा के उपाध्यक्ष बताते हैं, जिला उपाध्यक्ष या समथिंग कुछ ऐसे हैं नेता। इनको आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अप्रोच होने के कारण ये अपनी दबंगई दिखाते हैं वहाँ सोसाइटी में और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना। देन अभी कुछ लोग जब तक इन्होंने काम स्टार्ट कराया था तो वहाँ पे सोसाइटी वाले को मिसगाइड करते रहे कि यहाँ पे बाउंड्री बनेगी जिससे हम लोग सेफ़ हो जाएंगे, तो तमाम बातें इन्होंने किया। हम लोगों ने पूछा कि भाई ये किस तरह से बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बाउंड्री बन रही है, हमारा प्रेमाइसेस सेफ़ हो जाएगा। बाद में पता चला कि हम ही लोगों के पैसे का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया और उसको इन्होंने अपने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। ये पहले का नक्शा है जो कि यहाँ पे गार्ड रूम था, जहाँ पे जमीन कब्जा किए हैं और यहाँ पे ये महिलाएं बताती हैं कि जिस जगह कब्जा किया गया है वहाँ पहले गेट लगा था, उसके बगल में गार्ड रूम भी था जो सड़क चौड़ीकरण में टूटा। तो उसके बाद बीजेपी के नेता ने सोसाइटी के लोगों से ही 20-20 हजार लेकर बाउंड्री बनाने की बात की और बाउंड्री बनाने के साथ उस जगह को कब्जा कर ऑफिस बना लिया। बीजेपी के सभासद भी कहते हैं कि यह नाजायज कब्जा है। हम लोग भाई बचपन से 10 साल से हम खुद पार्षद हैं भाजपा से। वहाँ पे गेट भी था, गार्ड रूम भी था और पार्क था। आज के डेट में वहाँ पे न गेट है न गार्ड रूम है और वहाँ पे ज़मीन उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जो कि सीधे दिखाई देता है। आज वो हमसे मिले और मिलने के बाद वो बोल रहे हैं कि वो बंजर ज़मीन है। बंजर ज़मीन में कहा भी जो मेरा ज़मीन है, मेरा जो करना है कर ले। वरुणा एन्क्लेव में कुल 30 फ्लैट हैं, जिसमें 2 फ्लैटों के मालिक बीजेपी के नेता सत्य प्रकाश सिंह उर्फ अखंड प्रताप सिंह हैं। उनका कहना है कि वहां वो 25 साल से काबिज हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, लिहाजा अब वह जमीन उनकी है। उन 3 लोगों के साथ कुछ बाहरी लोग हैं जो वो लगे हुए हैं कि किसी न किसी ढंग से हमको बदनाम करें, क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ी पार्टी के पदाधिकारी में हूँ जिले में, तो हमको बदनाम करने की पूरी साजिश हो रही है। ज़मीन मेरी है, मैं आज करीब 25 साल से मैं उस ज़मीन पे हूँ। पहले मैं गाड़ी खड़ी करता था वहाँ, लेकिन जब चौड़ीकरण हुआ रोड की तो वो जगह मेरी थोड़ी चली गई, थोड़ी ही बची है। तो मैं पतरे का एक वो बना करके ऑफिस में वहाँ रहता हूँ और कोई ऐसा गतिविधि नहीं उस ऑफिस में होती है, केवल लोगों के जन सहयोग का काम होता है। मालिकाना हक में मैं 25 साल से वहाँ आबाद हूँ, आबादी की जगह है वो, मैं 25 साल से आबाद हूँ। इस बीच वाराणसी विकास प्राधिकरण सक्रिय हुआ है। सोसाइटी के कॉर्नर पे एक लैंड है जिसपे कि अवैध रूप से कब्जा करके एक कमरा बनाया गया है कमर्शियल टाइप का, और ये शिकायत जून में तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ जून में प्राधिकरण के पास आई थी, जिसके बाद प्राधिकरण की तरफ से जो हमारी प्रवर्तन टीम है मौके पे गई भी थी, पूरा जांच किया था, तो उसमें ये अवैध निर्माण के रूप में पाया गया था, जिसमें इसे नोटिस और डेमोलिशन ऑर्डर भी किया गया है। जो इस पर काबिज हैं वो कहते हैं कि ये आबादी की ज़मीन है और वर्षों से इनका इस पर कब्जा है, लिहाजा ये उनकी ज़मीन हो गई। इस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या आबादी की ज़मीन पर जिसका वर्षों से कब्जा है वो उसकी हो सकती है, या ये नियम सत्ता के नज़दीक रहने वाले लोगों के लिए है, या इस तरीके के अगर कोई नियम है तो कई समस्याएं नहीं खड़ी हो जाएंगी। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हम नहीं, आप खुद सोचिए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
और अब खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से, जहां बुधवार को दर्शन करने के लिए पहुंचे बीजेपी के यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रमुख तेजस्वी सूर्या से मिलने के लिए कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने काफी हंगामा कर दिया। मंदिर में तेजस्वी सूर्या से मिलने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहां पहुंच गए। इनमें से कुछ सूर्या के साथ मंदिर के गर्भगृह में भी चले गए। जो बाहर रह गए उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर नंदी हॉल में घुसने की कोशिश की और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने सुरक्षा गार्डों और पुलिस वालों के साथ अभद्रता की। ये सब तब हुआ जब 22 अगस्त तक गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी के आदेश जारी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले दावा किया था कि वो नकली खाद, बीज, कीटनाशक बेचने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। डाक विभाग के जरिए नकली कीटनाशक के सैंपल भेजे जाएंगे, लेकिन अखबार की सुर्खियों के अलावा ये कुछ और बन नहीं पाया। किसान वहीं खड़ा है, दिक्कत वहीं है। दूसरा, यहां पर फसलों के दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं किसानों को। देखते हैं रिपोर्ट। अभी तक जो कीटनाशक दवाइयों के सैंपल लेते थे वो दुकान से सैंपल उठाते थे, वहाँ पंचनामा बनता था और फिर हमारे विभाग का ही कर्मचारी या अन्य साधनों से कोरियर से हम लैब में भेजते थे और उससे वो कई बार व्यापारी मैनेज कर लेता था, लेकिन अब कोई मैनेज नहीं कर पाएगा। यहाँ से कोड नंबर डल के विभिन्न लेबों में जाएगा, या फर्म वाले को या दुकान वाले को पता लगेगा ये कहाँ गया, इस लैब में गया हमारा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प सुशासन, उसकी ओर एक बड़ा कदम है। सागर में चौका गांव के शीतल रजक के खेतों तक मंत्री जी का आश्वासन शायद नहीं पहुंचा। सोयाबीन के लिए कीटनाशक खरीदा, खेत में छिड़का तो फसल पूरी सूख गई। शीतल कहते रहे कि कीटनाशक नकली था। थाने गए, किसी ने नहीं सुना। परेशान होकर बंडा थाने में खुद को ही आग लगा ली। पच्चीस % से ज्यादा झुलस गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कछु को कार्रवाई करी नहीं है। आज हम सवेरे खेत देखने गए तो पूरा सोयाबीन आज पूरा फिर होगा सूख गया है। अच्छा। फिर जगह घबरा गए, फिर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा और हमारे पीछे जे थाने में आगे आन के गाड़ी पे से उतार के और पुलिस वालों के सामने कह के तुमने कछु नहीं करी, अब हम अपने जान खो दे रहे, मोड़ी मोड़ा तुम्हारे भरोसे हैं। इतनी कह के बस उन्होंने कछु नहीं कही, अब तक भी कछु कार्रवाई नहीं करी जाए। तो क्या उन्हें आग लगा ली? तो उन्हें आग लगा ली उनके सामने, जब उन्हें रोका ही नहीं है। जांच में पाया गया कि ये शंकर बीज भंडार जो है लाइसेंसी विक्रेता है। कृषि विभाग को पूरे प्रकरण में जो है जांच करने के लिए लिखा गया था और कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार किया हुआ है और डीडीए से एक रिपोर्ट उसमें आ रही है। उस रिपोर्ट के आधार पर इसमें अग्रिम फैसला होगा कि इसमें क्या प्रकरण होगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इलाके सीहोर के किसान हैं। मंडी में ही लहसुन जला रहे हैं। कहते हैं लागत 2500 प्रति क्विंटल है। मंडी में 300 से 600 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रही है। किसान पुत्र विधायक एक भी नहीं मध्य प्रदेश में, किसान पुत्र सांसद एक भी मध्य प्रदेश में नहीं है जो किसान की बात नहीं करते हैं। जब चुनाव की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। हमारी ये मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप निर्यात चालू किया जाए और लहसुन प्याज का भाव हमें सही तरीके से मिला जाए। प्याज का भाव कम से कम 3000 रुपये क्विंटल हो और लहसुन का भाव कम से कम 5000 रुपये क्विंटल हो। मध्य प्रदेश के लिए विपक्ष कह रहा है इन सारे मामलों की जड़ है कृषि विभाग में भ्रष्टाचार। पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को अमानक खाद, बीज और दवाई बिक्री हो रही है, खुलेआम बिक्री हो रही है। सरकार की क्या जो संरक्षण है उसके तहत बिक्री हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री जो थे पहले जोर जोर से चिल्लाते थे, चीखते थे और ये कहते थे कि मैं जो अमानक बेचने वाला उस पर रासुका लगा दूं। जो माफिया है
वो पूरा कृषि विभाग चला रहे हैं। कृषि मंत्री हैं, एमआरपी पे फसल बिकाने की बात कर रहे हैं, उनसे एमआरपी पर यूरिया नहीं बिक पा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में सिंगल सुपर फास्फेट 3% का बिक रहा है। पूरी जगह जो सैंपलिंग हो रही है वो मास्टर सैंपल बदले जा रहे हैं। अकेले सीहोर नहीं, अच्छी उपज होने के बावजूद राज्य के किसानों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। मंडियों में लहसुन और प्याज का रेट लागत मूल्य से भी कम मिल रहा है। देवास में नाराज किसानों ने विरोध स्वरूप लहसुन और प्याज की शव यात्रा निकाल दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन किसान अमानक खाद, बीज और कीटनाशक के चक्र से आजाद नहीं हुए हैं। सरकार भी सिर्फ गाल बजा रही है। मीडिया को किसान तभी दिखाई देते हैं जब वो दिल्ली में जाकर अपनी परेशानी बताते हैं, नहीं तो कीमतों के अलावा उनकी असली लड़ाई अमानक खाद, बीज से ही है, जिसे भ्रष्टाचार का दीमक चट कर रहा है और किसानों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव का कल समापन हो गया और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। झारखंड बनने के बाद राज्य की धरती पर पहली बार जनजातीय महोत्सव मनाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब से हर साल जनजातीय महोत्सव झारखंड में मनाया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए हेमंत सोरेन सरकार की कोशिश है कि आदिवासी संस्कृति को सहेजा जाए, युवाओं तक पहुंचाया जाए, साथ ही समृद्ध संस्कृति के लोगों को रूबरू भी इस संस्कृति से लोगों को रूबरू भी कराया जाए। महोत्सव के दौरान कला, संस्कृति प्रदर्शनी, यहाँ के व्यंजन और आदिवासी समाज को लेकर काम करने वाले प्रबुद्ध लोगों की संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। अतीत, आज के बदलाव और आने वाले वक्त में इस समाज और संस्कृति को सशक्त बनाने की दिशा में मंच से चिंतन मंथन भी यहाँ पर किया गया। आदिवासी नेतृत्व कभी पीछे नहीं रहा, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। अंग्रेजों के गुलामी से, दास्ता से छुड़ाने के लिए हमारे आदिवासी नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। उन महापुरुषों को भी इस अवसर पर नमन करता हूं। निश्चित रूप से जनजातीय समूह के लिए, आदिवासी समूह के लिए जिस तरीके से पूरी दुनिया ने 9 तारीख का दिन मुकर्रर किया है और जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी के आशीर्वाद से संविधान में जो हमें जगह मिला है, आज कहीं ना कहीं उन वजहों से आज हम अपने वजूद को बचाने में, आगे बढ़ाने में छोटा बड़ा प्रयास कर रहे हैं।